नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। ग्यारहवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिन की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है और दबाव में नहीं झुकेगी। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। गुरु नायडू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिहा का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कलाकारों के लिए और ज्यादा अवसर तैयार करने पर भी ध्यान दिया। बैठक में कलाकारों को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उसे बहाल करना भी एक अहम मुद्दा था। भारत ने ब्रिक्स देशों के कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की। बैठक में कलाकारों के अधिकारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉपीराइट वाले कामों के सही इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भोपाल ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य की सोच वाला ढांचा तैयार किया है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान, भाषाओं, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। अमेरिका गैर अप्रवासी वीजा पर काम करने वाले कुछ विदेशी कामगारों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोलने के लिए दी जाने वाली 60 दिनों की अवधि को समाप्त करने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो प्रभावित कामगारों को नौकरी समाप्त होने के तुरंत बाद देश छोड़ना पड़ सकता है। गृह सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव की संघीय प्रबंधन और बजट कार्यालय में समीक्षा जारी है। इसके बारे में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। 60 दिन की छूट अवधि वर्ष 2017 में विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोजने के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति देने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिका की सीनेट ने टॉड ब्लांच को अटॉर्नी जनरल के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील को अब न्याय विभाग की औपचारिक कमान मिल गई है। रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले सीनेट ने आज 50 के मुकाबले 49 मतों से ब्लांच की नियुक्ति की पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में पाम बॉन्डी को शीर्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद से ब्लांच पहले से ही कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में विभाग का संचालन कर रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा।
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात ने आज सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जल डमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटना समुद्री आवाजाही की आज़ादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया है कि वो कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाकर और रणनीतिक जलमार्ग का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए करके समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है। उसने ईरान से तुरंत ऐसे हमले बंद कर होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बिना किसी शर्त के फिर से खोलने को कहा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी धमकी दी थी कि वे जल डमरू मध्य से गुजरने वाले उन जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो तेहरान के दुश्मनों से जुड़े हों या ईरान के निर्देशों का पालन न करते हों। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला किया और 13 लोगों की हत्या कर दी। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने यह हमला माम्बासा के पास बनाना इकोले गांव में किया। बुल्गारिया ने कहा है कि पड़ोसी रोमानिया से उसके हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन अवैध रूप से आया और ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास फट गया। प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने बताया कि बुल्गारिया सीमा के अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से लगभग 1 किलोमीटर दूर ड्रोन फटने की घटना हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यमन में मारिब और हदर मौत प्रांतों में हाल में हुए हुती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने बताया कि हुती विद्रोहियों के बार बार होने वाले हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। टॉमचो मितेई ने 266 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। गुरनाइदू सेनापति ने 2 पदक जीते। उन्होंने कुल 265 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। आइए सुनते हैं करिश्मा राय की रिपोर्ट। भारत के 2 युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा की भिड़ंत कल चीन की हान कियानक्सी से होगा। कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइज फंड $2.5 लाख अमेरिकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिनों की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध और दबाव में नहीं झुकेगी। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। गुरनाइदू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक
और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिहा का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही